हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है नेक्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर देखिए, हिंदी में आप इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि भी फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। फिंगरप्रिंटिंग के अंदर आप देखते हैं कि कोई भी मनुष्य होता है, मतलब आपने देखा है कि पृथ्वी के ऊपर इतने जीव पाए जाते हैं जिनके अंदर हम बात करते हैं मनुष्य की। तो मनुष्य के अंदर आपने देखा होगा कि हर मनुष्य की अंगुलियों की छाप क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है भाई, इन अंगुलियों की छाप के आधार पर हम क्या करते हैं, मतलब जीवों की पहचान कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो आजकल आधार कार्ड चल रहा है, तो आधार कार्ड के अंदर आपका क्या चलता है, बायोमेट्रिक चलता है। मतलब उसके अंदर आपकी क्या होती है, फिंगरप्रिंटिंग देखकर आपकी एक अलग पहचान क्या होती है, बनाई जाती है। परंतु कई बार क्या होता है कि जो फिंगरप्रिंटिंग होती है उसके अंदर क्या हो सकती है, खामी भी हो सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट मान लीजिए किसी को कई बार मैच नहीं होता है, या उसका फिंगरप्रिंट कॉपी भी किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो इन सब कारणों से बचने के लिए, मतलब कोई भी जीव हो या कोई भी मनुष्य हो, उसके अंदर या दो जुड़वे भाई क्यों ना हो, उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इस सृष्टि के ऊपर कोई भी जीव क्या नहीं है, समान नहीं है। मतलब मनुष्य इतने हैं, मनुष्य के अंदर कोई भी समानता, मतलब कुछ ना कुछ आपको भिन्नता देखने को जरूर मिलती है। ठीक है भाई, अब उससे बचने के लिए विकास किसका हुआ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास हुआ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जैसे कि आपको पता होगा कि इस सृष्टि में जितने भी मानव पाए जाते हैं, उन मानव के अंदर 99.9% जो डीएनए होता है, सभी मतलब मनुष्यों का 99.9% डीएनए क्या होता है, समान होता है। और बच गया आपका कौन सा, 0.1% जो डीएनए होता है, उसमें क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। अब देखिए कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि फिंगरप्रिंटिंग, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कहीं पर मान लीजिए आपराधिक घटना हुई है किसी जगह पर, उस आपराधिक जगह पर आपने देखा होगा, कई बार रियल में नहीं देखा होगा तो फिल्मों के अंदर देखा होगा या किसी नाटक के अंदर देखा होगा कि वहां पर कोई भी जो एजेंसी जांच करने के लिए जाती है, पुलिस हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, तो वहां पर उस घटना स्थल के ऊपर से वो क्या करते हैं, कुछ क्लू लेते हैं। उन क्लू के आधार पर उसका क्या करते हैं, उसके डीएनए की पहचान करते हैं और उस अपराधी तक पहुंचने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और वहां पर जो क्लू वो प्राप्त करते हैं, उस क्लू के अंदर है उनको मेन क्या चाहिए होता है, डीएनए। ठीक है भाई, उस डीएनए के लेकर उसकी वो क्या करते हैं, फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा अपराधी क्या करते हैं, पहचान करते हैं। ठीक है, तो जो 99.9% डीएनए क्या होता है, हर मनुष्य में सेम होता है, परंतु जो 0.1% जो डीएनए होता है वो क्या होता है, भिन्न होता है। इस 0.1% डीएनए के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी जीव में क्या कर सकते हैं, भिन्नता कर सकते हैं। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है उसका जो विकास है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर एलेक जेफरेस के द्वारा किया गया। डिंगर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसका विकास किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर एल एल के सॉरी एलेक जेफरेस द्वारा किया गया, जो 1984 के अंदर इनके द्वारा किया गया था। इसके अंदर हम करते क्या है कि जो डीएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं, क्षार क्रम पाए जाते हैं। डीएनए के ऊपर आपको पता है क्या पाए जाते हैं, सीक्वेंस पाए जाते हैं, अनुक्रम पाए जाते हैं। वो अनुक्रम आपको बताया कि भी 99.9% डीएनए समान है। डीएनए समान है मतलब इनका जो 99% जो सीक्वेंस होता है, जैसे डीएनए के ऊपर ये सीक्वेंस पाए जाते हैं, तो वो सीक्वेंस क्या होते हैं, 99.9% क्या होते हैं, हर जीव में समान होते हैं। परंतु जो 1% जो सीक्वेंस होता है, 0.1% जो सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस हर मनुष्य में क्या पाया जाता है, अलग पाया जाता है। और उसी के आधार पर हम इसकी क्या करते हैं, पहचान करते हैं और दो जीवों में क्या करते हैं, भिन्नता करते हैं। तो अब बात करते हैं कि भी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस सिद्धांत के ऊपर क्या करती है, कार्य करती है, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर आपको पता होगा कि डीएनए के अंदर अभी बताया है कि डीएनए के अंदर लघु न्यूक्लियोटाइड क्या पाई जाती है, अनुक्रम पाई जाती है। लघु न्यूक्लियोटाइड लघु न्यूक्लियोटाइड क्या पाए जाते हैं, अनुक्रम पाए जाते हैं। लघु न्यूक्लियोटाइड क्या पाए जाते हैं, अनुक्रम। इन्हें हम क्या कहते हैं, वीएनटीआर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, वीएनटीआरएस, मतलब वेरिएबल नंबर टेंडम। आगे है इसका
रिपीट्स, मतलब वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स पाए जाते हैं, मतलब लघु न्यूक्लियोटाइड पुनरावर्त अनुक्रम, सॉरी लघु न्यूक्लियोटाइड पुनरावर्तन अनुक्रम। ठीक है भाई, इन्हें हम क्या कहते हैं, VNTRS, लघु न्यूक्लियोटाइड पुनरावर्त अनुक्रम, या इन्हें हम क्या कहते हैं, VNTRS कहते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। मतलब आपने देखा होगा कि ये अपना जो डीएनए होता है, इस डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए के ऊपर जब मान लीजिए इतना सीक्वेंस मान लीजिए इसका सेम है, परंतु आगे जब आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए CA 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 CA, तो अब थोड़ी देर बाद में आगे चलेंगे तो यहां पर भी आपको कुछ रिपीट दिखाई देगा, CA 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 CA। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो इसका अपोजिट दिखाई देगा, C का GT GT GT। ठीक है भाई, GT 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 और GT, मतलब साइटोसिन गुआनिन इनके साथ जुड़ता है। तो ये सीक्वेंस आप देखिए, ये क्या होता है, सेम होता है, मतलब ये सीक्वेंस क्या पाया जाता है, रिपीट हो रहा है। देखिए CA CA CA, बाद में चला थोड़ी दूर के बाद में एक सीक्वेंस और आ गया CA CA CA। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, VNTRS कहते हैं, लघु न्यूक्लियोटाइड पुनरावर्त अनुक्रम। ठीक है भाई, जो लघु न्यूक्लियोटाइड पुनरावर्त अनुक्रम है वो क्या होते हैं, दो व्यक्तियों में समान लंबाई के हो सकते हैं। ये क्या है, लघु न्यूक्लियोटाइड पुनरावर्त अनुक्रम है, मतलब पुनरावर्तित हो रहे हैं। देखिए CA 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 CA, बाद में कुछ देर बाद में चला CA CA CA, बाद में चलेगा CA CA CA। ठीक है भाई, अलग अलग जीव में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 80 80 80 भी हो सकता है, GT 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 भी हो सकता है। वो हर मनुष्य के अंदर क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है भाई, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड पुनरावर्त अनुक्रम। ये दो व्यक्तियों के अंदर तो क्या हो सकता है भाई, समान लंबाई का हो सकता है, समान लंबाई का हो सकता है, और कुछ स्थल पर क्या पाए जाते हैं, समान प्रकार के अनुक्रम भी पाए जा सकते हैं, परंतु बच गए जो स्थल होते हैं उनमें क्या होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि मान लीजिए एक जो माता होती है, उस माता से जो संतति होती है उसमें आते हैं 6 VNTRS, और पिता से आते हैं 4 VNTRS। ठीक है भाई, और इसके आधार पर जैसे मान लीजिए कि दो दंपत्ति होती है, वो एक संतान के ऊपर क्या करती है, बताती है कि ये संतान मेरी है। पेरेंट्स फर्स्ट तो बताता है, मान लीजिए ये संतान मेरी है, ये ए कोई मान लीजिए संतान है, ये तो पेरेंट फर्स्ट बता रहा है, और पेरेंट सेकंड बोल रहा है कि भी ये संतान मेरी है। तो अब इसके आधार पर हम ये तो देख के बता नहीं सकते कि भी इसकी शक्ल इससे मिल रही है, इससे मिल रही है, तो भाई ये इसकी संतति हो सकती है, इसकी, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि संतति का क्या लेंगे, डीएनए लेंगे, और डीएनए लेकर के इन दोनों पेरेंट्स के भी हम क्या लेंगे, डीएनए लेंगे। उन दोनों पेरेंट्स के डीएनए व संतति के डीएनए लेकर पहले संतति के डीएनए को मैच करेंगे पेरेंट फर्स्ट के साथ में, फिर मैच करेंगे पेरेंट सेकंड के साथ में। जिसके साथ ये मैच होता है, मतलब देखिए लगभग डीएनए दोनों, मतलब इसका कुछ डीएनए इसके साथ मिलेगा, परंतु जैसे मान लीजिए ये क्या है, संतति का डीएनए, ठीक है, ये क्या है, पेरेंट्स फर्स्ट का डीएनए है, ये पेरेंट सेकंड का डीएनए है। इस डीएनए के अंदर हमने आपको क्या बताया है भाई, 99.9% या लगभग 99% ये इससे मिल जाएगा, पेरेंट फर्स्ट है, परंतु 0.0% निर्भर करता है ये किससे मिलता है। अगर पेरेंट फर्स्ट से मिलता है तो ये इसकी संतति है, और इससे मिलता है पेरेंट सेकंड से तो ये इसकी संतति है। उसके लिए हम क्या लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को काम में लेते हैं, और उसके अंदर अपना ये जो प्रिंसिपल काम करता है कौन सा, VNTRS, मतलब ये जो होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, या कह दीजिए लघु न्यूक्लियोटाइड पुनरावर्त अनुक्रम, ये प्रत्येक जीव के अंदर क्या पाया जाता है, भिन्न पाया जाता है, और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, दो जीवों में भिन्नता करते हैं। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक क्या होती है, इसकी हम देखते हैं तकनीक, या इसकी विधि कह दीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कोई सोर्स चाहिए होता है, जिससे हमें क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। मान लीजिए किसी जगह पर कोई अपराधी घटना हुई है, उस अपराधी घटना के अंदर वहां से हम क्या लेते हैं, क्लू लेते हैं। वो क्लू क्या हो सकते हैं, आपके बाल भी हो सकते हैं, ठीक है भाई, ब्लड भी हो सकता है, ठीक है, स्पर्म भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेप केस की कोई घटना हुई है, तो वहां पर हम उसका अपराधी क्या ले सकते हैं, स्पर्म ले सकते हैं, ठीक है भाई, नाखून हो सकते हैं, बोन हो सकती है, मतलब हड्डियां हो सकती है, स्किन हो सकती है, त्वचा हो सकती है,
इत्यादि जो भी आपको सोर्स मिलता है वो सोर्स हम क्या लेते हैं, वहां से कलेक्ट करते हैं। ठीक है भाई। उस सोर्स के बाद में हम क्या करते हैं, ये जो सोर्स मिला है हमें, पहले तो हमें क्या लेना है, सोर्स लेना है, जिससे हमें क्या लेंगे, डीएनए लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ब्लड लिया, ठीक है, तो ब्लड की सेल्स से हमने क्या कर लिया, डीएनए को अलग कर लिया। हमने क्या कर लिया, डीएनए को यहां से अलग कर लिया है। इस डीएनए को अलग करने के बाद में देखिए कई बार क्या होता है कि डीएनए हमें कम मात्रा में प्राप्त होता है। डीएनए अगर कम मात्रा में प्राप्त होता है तो हम इसकी जो मात्रा है वो हम बढ़ा सकते हैं। वो किसके द्वारा बढ़ा सकते हैं, हमें एक तकनीक होती है पीसीआर। पहला स्टेप तो ये हो गया जिससे हमने ब्लड से किसको अलग कर लिया, मान लीजिए जो भी सोर्स हमें प्राप्त हुआ उससे हमने किसको अलग कर लिया, डीएनए को अलग कर लिया। ठीक है भाई, फर्स्ट स्टेप तो अपना ये होता है। डीएनए को अलग किससे करते हैं, एक अपनी होती है अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि जिसे हम घनत्व अपकेंद्रण विधि कहते हैं। घनत्व अपकेंद्रण विधि में हम क्या करते हैं, दो प्रकार के डीएनए प्राप्त होते हैं अपने को। एक तो वो प्राप्त होता है जो लगभग क्या होता है, मैच डीएनए होता है। लगभग क्या होता है, 99.9% मैच डीएनए होगा। ठीक है, दोनों में समान प्रकार का होगा। और कुछ डीएनए अपने को ऐसा प्राप्त होता है जो क्या होता है, दोनों जीवों में भिन्न होता है। तो हम क्या लेते हैं, उस डीएनए को लेते हैं। हमने क्या लिया, उस डीएनए को लिया। ठीक है भाई, इस डीएनए को लेने के बाद में कई बार क्या होता है कि ये डीएनए कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये डीएनए की मात्रा को बढ़ाने के लिए, मतलब इसकी अनेक फोटोकॉपीज बनाने के लिए हम इसमें एक तकनीक का यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पीसीआर। एक तकनीक का यूज करेंगे यहाँ पर, पीसीआर तकनीक, जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। मतलब यहाँ पर पीसीआर के द्वारा हम इस डीएनए की हजारों लाखों प्रतियां बना सकते हैं। मतलब इसकी हजारों लाखों क्या बना सकते हैं, फोटोकॉपी घंटों में बना सकते हैं, मिनटों में बना सकते हैं इसकी। ये से डीएनए की, मान लीजिए अगर अपने को सोर्स कम मात्रा में प्राप्त हुआ है तो डीएनए अधिक चाहिए तो इसका सोर्स बढ़ा लेते हैं, तो इसकी अनेक क्या बन जाती है, फोटोकॉपी बन जाती है। अनेक क्या बन जाती है, यहाँ पर फोटोकॉपी आपको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ठीक है, ये अपने को इसकी क्या हो गई, अनेक फोटोकॉपीज प्राप्त हो गई। ये तो क्या था अपना सेकंड स्टेप। पहला स्टेप देखिए, कोई भी सोर्स लेंगे, इनमें से कोई भी सोर्स हो सकता है, उससे हम डीएनए को अलग करेंगे किसके द्वारा, घनत्व अपकेंद्रण विधि के द्वारा। अपकेंद्रण विधि से हम अलग करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक नेक्ट डीएनए प्राप्त हो जाएगा, मतलब नग्न डीएनए प्राप्त होगा। इस डीएनए की मात्रा अगर कम है, अगर मान लीजिए सोर्स अधिक मात्रा में, तो कोई जरूरी नहीं है पीसीआर करने के लिए। अगर मान लीजिए सोर्स कम है तो अपने को पीसीआर तकनीक करनी पड़ेगी और डीएनए की मात्रा को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए भाई, ये तो क्या था अपना सेकंड स्टेप था। सेकंड स्टेप करना तो अगर मान लीजिए कम है तो करेंगे, नहीं करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, डीएनए की मात्रा बढ़ चुकी है तो इसमें से हम मान लीजिए कोई एक फोटोकॉपी लेते हैं, या फिर मान लीजिए अगर सोर्स अधिक है या पर्याप्त मात्रा में है तो डायरेक्ट ये जो डीएनए होता है अपना, पीसीआर किए बिना इसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में काटते हैं। तीसरे स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, इसको खंडों के अंदर काटते हैं, खंडों में काटते हैं। और खंडों में काटने के लिए अपने को एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन अपने को एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन। उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम पीछे भी पढ़ेंगे, मतलब आपका एक चैप्टर आएगा जैव प्रौद्योगिकी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, उसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वे होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए को समान खंडों पर काटते हैं। डीएनए को क्या करते हैं, ये समान खंडों के ऊपर काटते हैं। जैसे अपने कोई एग्जाम्पल लेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ये क्या करते हैं, डीएनए को समान खंडों के ऊपर काट देते हैं।
और काटने के बाद ये क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे अपना डीएनए था, मूल डीएनए, इसको हमने क्या किया, रेसिप्लिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटेंगे। जैसे मान लीजिए एक एंजाइम है GAATTC, एक खंड यहाँ से काटता है तो इसका अपोजिट यहाँ पर काटेगा GAATTC। ठीक है। अब मान लीजिए कोई डीएनए था अपना ये, अब मान लीजिए ये डीएनए को अपने को यहां से काटना है। एक है अपना एग्जाम देते हैं रेसिट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये रेसिट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए को एक निश्चित सीक्वेंस से काटता है। अगर मान लीजिए डीएनए के अंदर आपको ये 4 अनुक्रम काटना है तो आपको एक इको आर फर्स्ट एंजाइम की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। एक रेसिट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो ई कोलाई से प्राप्त होता है, ये क्या करेगा, यहाँ से काटेगा इसको। जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस यहाँ पर दिख गया GAATTC, तो यहाँ से इसको क्या कर देगा, काट देगा। ठीक है, 2 भागों में, एक ये भाग हो जाएगा और एक ये भाग में बढ़ जाएगा। अब आगे मान लीजिए दोबारा आ गया GAATTC, तो फिर यहाँ से इसको काट देगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने को डीएनए के क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे खंड प्राप्त हो जाएंगे। डीएनए को अपने प्रकाश के हो जाएंगे, डीएनए के छोटे छोटे यहाँ पर अपने को टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे। ये अपने पास डीएनए के छोटे छोटे क्या हो गए, टुकड़े प्राप्त हो गए। देखिए क्या किया, पहले कोई सोर्स लिया, उससे डीएनए को निकाला। अगर कम है तो पीसीआर करेंगे, मतलब डीएनए की इसकी बहुत सारी फोटोकॉपी बना लेंगे। बाद में एक एंजाइम लेंगे, रेसिट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या करता है, डीएनए को एक निश्चित सीक्वेंस से काटने का क्या करता है, कार्य करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर अपना एक सीक्वेंस है GAATTC, मान के चलते हैं आपको बताने के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया तो यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया इसको। ठीक है भाई, ये देखिए यहाँ पर भी GAATTC है, यहाँ पर भी GAATTC है। या फिर मान लीजिए ये सीक्वेंस दोबारा आएगा तो इसको यहाँ से काट देगा। तो इस प्रकार से अपने को डीएनए क्या हो जाएगा, छोटे छोटे खंडों में प्राप्त हो जाएगा। और डीएनए छोटे छोटे खंडों में प्राप्त होने के बाद में इसका हम क्या करते हैं, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक करते हैं। एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक, चौथा जो पॉइंट है वो अपना कौन सा है, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, हमें एक पहले हम क्या लेते हैं, एग्रोज की परत लेते हैं। एक क्या लेंगे, यहां पर एगेरोज परत लेंगे। ठीक है भाई, ये अपने पास क्या हो गई, यहां पर एक एगेरोज। तो जो एगेरोज जेल की जो परत होती है उसको लेंगे। इसके द्वारा हम कटे हुए खंडों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे ये अपने पास क्या है, एक एगेरोज जेल की क्या है, स्लाइड है। इस स्लाइड के अंदर हम क्या बनाते हैं, गड्ढे बनाते हैं। एगेरोज जेल की जो स्लाइड है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, पहले 2 मान लीजिए परत ली लोहे की। जैसे मान लीजिए एगार से बनता है। ये जो एगेरोज जेल की जो स्लाइड होती है वो एगार से बनती है। एगार को हम क्या करते हैं, एक प्रकार से, जैसे मान लीजिए मोम होता है, मोम को अगर आप पिघलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जेल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अगर आप उसको दोबारा ठंडा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा ठंडा होकर उसी शेप में, मतलब ठोस शेप में क्या हो जाता है, आ जाता है। तो इसकी स्लाइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 परत लेते हैं, उन दोनों परतों के मध्य एगार को डालते हैं और एगार को डालकर हम उसको क्या कर देते हैं, बीच में सेपरेट, और बाद में उन परतों को हटा लेते हैं। तो अपने पास ये क्या होती है, एगेरोज की क्या होती है, ये परत प्राप्त होती है। और इसके अंदर हम क्या बना लेते हैं, फिर गड्ढे बना लेते हैं। इसके अंदर हम क्या बना लेते हैं, गड्ढे बना लेते हैं। गड्ढे बनाने के बाद में ये जो अपने पास जो कटे हुए डीएनए के सोर्स है, इनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेट मतलब इनको इनकी लंबाई के अनुसार, भार के अनुसार ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं इनकी लंबाई के अनुसार। देखिए यहाँ पर एगेरोज जेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, धनात्मक पॉइंट होता है अपना, और यहाँ पर अपना होता है ऋणात्मक पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है भाई, धनात्मक पॉइंट आपको पता है कि डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, अभी नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो कटे हुए डीएनए के सोर्स है वो हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। किस में डालेंगे, एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम इसके अंदर डालते हैं। यहाँ पर डालने के बाद में हम इसको क्या करते हैं, तार से जोड़ते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, आयन को प्रवाहित करेंगे। इसके चारों तरफ एक प्लेट होती है, उस प्लेट के अंदर क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हम इसको
विद्युत से जोड़े रखते हैं तो इसके अंदर चार्ज मतलब आवेश प्रवाहित करेंगे। आवेश प्रवाहित करने से जो बड़े डीएनए के खंड होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, आगे रह जाएंगे, और जो छोटे डीएनए के खंड है वो कहाँ चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने ये लिया, एक खंड अपना ये हो गया, ठीक है, दूसरा फिर आता है अपना ये, तीसरा खंड आता है अपना यहां पर, ठीक है, ये अपना चौथा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए बड़े साइज का जो डीएनए होता है वो ऊपर रह जाता है, नीचे साइड छोटे साइज के जो खंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर चले जाते हैं। क्योंकि देखिए डीएनए क्या होता है आपको पता है, ऋणात्मक चार्ज होता है डीएनए के ऊपर। तो जो बड़े आकार के होंगे वो प्लस पॉइंट के पास क्या रह जाएंगे, अधिक रह जाएंगे, बाकी इसके पीछे की ओर क्या जाएंगे, आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, विवादित जो संतान होती है उसके ऊपर हम मान लीजिए ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पर ये तो क्या ले रहे हैं, मान लीजिए बच्चे का डीएनए, ये किसका डीएनए लिया है अपन ने, बच्चे का डीएनए लिया है। और अब ये दो बच्चे की खांच होती है, इनके अंदर हम क्या लेंगे, पेरेंट फर्स्ट व पेरेंट सेकंड का डीएनए लेकर चलते हैं। मान लीजिए सेम वही प्रोसेस रहेगी। बच्चे का डीएनए किस प्रकार से लेंगे, मान लीजिए बच्चे की कोई भी एक कोशिका ली, त्वचा की कोशिका, बाल से, हड्डियों से, मान लीजिए कहीं से भी, तो उस डीएनए को लिया, अगर सोर्स कम है तो अधिक किया, अन्यथा नहीं करेंगे। बाद में इसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे खंडों में काट लेते हैं। काटने के बाद में इसको एगरोज जेल के ऊपर लेके आते हैं, जो स्लाइड होती है उसके ऊपर। बाद में इसको क्या कर लेते हैं, खंडों के आधार पर अलग अलग कर लेते हैं, मतलब इसकी लंबाई के आधार पर सेपरेट कर लेते हैं। यही क्रिया, ये जो चरण है तीन, यही चरण हम किसके अंदर करेंगे, पेरेंट फर्स्ट के डीएनए में, पेरेंट सेकंड के डीएनए में। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिया, माता से कोई डीएनए लिया है, यहाँ पर इसका माता के डीएनए के खंडों को हमने इसके ऊपर डाला। तो मान लीजिए इसके जो खंड है वो इसके सामने यहां पर आकर व्यवस्थित होते हैं इस प्रकार से बीच में। और मान लीजिए दो खंड यहां पर मिल जाते हैं, दो खंड एक दूसरे के क्या आते हैं, सामने आते हैं, ठीक है। और जो पेरेंट्स जो सेकंड होता है उसके मान लीजिए कोई यहां पर आ रहा है, कोई मान लीजिए यहां पर आ रहा है, कोई यहां पर आ रहा है, कोई यहां पर आ रहा है, ठीक है, खंड कोई यहां पर आ रहा है, ठीक है। इसके आधार पर हम बाद में इसके ऊपर क्या करते हैं, अब देखिए अब ये जो चार्ज है उसके अनुसार क्या हो चुके हैं, यहाँ पर व्यवस्थित हो चुके हैं दोनों के जो खंड होते हैं। और ये जो अपनी इथिडियम ब्रोमाइड इसके ऊपर डालेंगे, कौन सा जो अपना जो अपने लिया है एगरोज जेल लिया है या जो स्लाइड ली है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जब एगरोज जेल के ऊपर इस डीएनए को डालते हैं तो अपने को ये डीएनए दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। दिखाई देने के लिए हम इसके अंदर क्या डालते हैं, एक अभिरंजन करते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, अभिरंजित करते हैं, किसके द्वारा, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ। इथिडियम ब्रोमाइड के साथ इसको हम क्या करते हैं, अभिरंजित, और इसके ऊपर क्या डालते हैं, यूवी लाइट डालते हैं। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके ऊपर आसानी से, ठीक है भाई। हम इसको क्या करते हैं, बाद में ये जो इसके ऊपर जो आपको एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। इसको देखने के बाद में हम इन डीएनए खंडों को, ये जो व्यवस्थित किए हैं हमने लंबाई के अनुसार, इनको हम क्या करते हैं, एक रज्जुक डीएनए में परिवर्तित करते हैं, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड कर देते हैं इनको हम क्या कर देते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड करके किसके ऊपर लाते हैं, नाइट्रोजन सेल्यूलोज की परत होती है एक ही अपने पास क्या है, नाइट्रोजन सेल्यूलोज की परत है। इस नाइट्रोजन सेल्यूलोज की परत के ऊपर हम इसको लेकर आते हैं, ठीक है। ये जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं ये वाले सारे, इनको हम क्या करते हैं, एक रज्जुक करते हैं, और एक रज्जुक करके किसके ऊपर लेकर आते हैं, नाइट्रोजन सेल्यूलोज की परत के ऊपर लेकर आते हैं। नाइट्रोजन सेल्यूलोज की परत के ऊपर लाकर हम यहाँ पर इसके साथ एक प्रोब रखते हैं। इन डीएनए अनुक्रम जैसे मान लीजिए तीनों अपने यहाँ पर इस साइड में रखा पेरेंट फर्स्ट, इधर साइड में रखा पेरेंट सेकंड, यहाँ पर अपन ने रखा मान लीजिए चाइल्ड का या बच्चे का डीएनए। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चे का डीएनए हो गया, मान लीजिए 3 बनाए थे, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, बच्चे का, और ये पेरेंट्स का डीएनए है। बाद में हम यहाँ पर इसके साथ देखिए एक ये यहाँ पर प्राप्त हुआ था, एक अपने पास ये यहाँ पर प्राप्त हुआ था, और एक ये अपने इसके सामने प्राप्त हुआ था, ठीक, और ये यहाँ पर इसके ठीक सामने प्राप्त हुआ। देखिए ये इसके ठीक सामने है, ये इससे थोड़ा ऊपर है,
ये इस वाले डीएनए खंड से थोड़ा क्या है ऊपर है। पेरेंट सेकंड का किस प्रकार से प्राप्त हुआ, एक इसके दोनों के बीच में आया, फिर यहाँ पर आया और एक ये यहाँ पर है, फिर एक ये नीचे आया, ठीक है, एक ये यहाँ पर क्या गया इन दोनों के बीच में, फिर ये नीचे आ गया। अब ये इस प्रकार से इसके ऊपर क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। नाइट्रोजन सेलुलोज की परत होती है, इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, प्रोब। इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, प्रोब। प्रोब देखिए क्या होते हैं, प्रोब डीएनए के छोटे खंड होते हैं। डीएनए के क्या होते हैं, छोटे खंड होते हैं, जिनको आप कृत्रिम रूप से बना सकते हैं या ये नेचुरली ले सकते हैं आप। ये प्रोब क्या होता है, जो वीएनटीआर होता है अपना, ये क्या होता है, वीएनटीआर, जिसे हम क्या कहते थे, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, ठीक है, या लघु न्यूक्लियोटाइड पुनरावर्त, जैसे आपको बताया था सीसी, सीए, 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 ठीक है, और उसके आगे फिर थोड़े से क्षार क्रम तो अलग आएंगे, फिर उसके बाद में सेम चलेगा सीए, सीए, सीए। उस वीएनटीआर का ये क्या होता है, अपोजिट होता है। ये उसका क्या होता है, अपोजिट, मतलब उसकी क्या होती है, अनुक्रम, मतलब उसका उल्टा अनुक्रम इसके ऊपर क्या होता है, प्रोब के ऊपर व्यवस्थित होता है। तो अब मान लीजिए हम पेरेंट फर्स्ट के साथ भी इसको क्या कराएंगे, प्रोब को संकरित कराएंगे। पेरेंट्स फर्स्ट के साथ भी यहाँ पर क्या रखेंगे, प्रोब रखेंगे, और पेरेंट्स सेकंड के साथ भी क्या रखेंगे, प्रोब रखेंगे। या फिर प्रोब के रूप में आप बच्चे का डीएनए जो होता है ये भी काम में ले सकते हैं। इस डीएनए को मान लीजिए इसके साथ संकरित करवाया, पेरेंट फर्स्ट के साथ, फिर इसके साथ संकरित कराया। अब यहाँ पर देखिए कुछ भाग, मान लीजिए पेरेंट सेकंड फर्स्ट का आपको देखिए कितने भाग संकरित हुए हैं, एक भाग तो नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये वाला भाग इसके साथ क्या हो गया, संकरित हो गया, और इसके वाला ये वाला भाग इसके साथ क्या हो गया, मैच हो गया, तभी इसके क्या है, एकदम सामने व्यवस्थित दिखाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए पेरेंट सेकंड का देखिए डीएनए, पेरेंट सेकंड का डीएनए कहीं पर भी मैच नहीं होता, एक भी खंड मैच नहीं होगा। देखिए कुछ एक खंड मैच होंगे, जैसे पहले वाला खंड मान लीजिए मैच हो रहा है इसके साथ, सेकंड खंड नहीं हो रहा है, थर्ड खंड थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा नीचे आएगा, फोर्थ खंड भी क्या नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए लगभग जो वीएनटीआर किसके साथ मैच हो रहा है, बच्चे का पेरेंट फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है। तो पेरेंट फर्स्ट इसकी क्या है, जो बच्चे के क्या है, माता पिता है, और जो पेरेंट सेकंड है इसके माता पिता नहीं है। इस आधार पर हम क्या करते हैं, बच्चों का पता लगा सकते हैं। और ये जो प्रोब होता है, प्रोब आपका क्या होता है, इसको हम रेडियो जो एक्टिव जो पदार्थ होता है उससे हम क्या करते हैं, एक रेडियो एक्टिव करते हैं। जैसे डीएनए के ऊपर आपको पता है क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस को हम क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव कर सकते हैं। फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी आसानी से पहचानने के लिए फॉस्फोरस जो होता है प्रोब का, उसको हम क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव कर सकते हैं कृत्रिम रूप से बना करके, ठीक है भाई। ये जो घटना होती है यहाँ पर ये कहलाती है ऑटो रेडियोग्राफी। अब इसको देखना होता है किसके द्वारा, एक्स किरणों के द्वारा। जब इसके ऊपर आप नाइट्रोजन सेलुलोज की परत के ऊपर आप एक्स किरणें डालेंगे तो डालने से आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर चमक दिखाई देगी। देखिए डायरेक्ट भी आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि ये अपने क्या ली जेल एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रही है। तो यहाँ पर ये जो डीएनए सीक्वेंस आपको यहीं पर मैच हो चुकी है। देखिए ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है पेरेंट फर्स्ट का, और ये वाला जो खंड है वो इसके साथ मैच हो रहा है, बल्कि जो पेरेंट सेकंड है उसका खंड मैच नहीं हो रहे हैं। हम इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन सेलुलोज होती है या जो अपनी जो परत होती है, इस घटना को हम, ये जो नाइट्रोजन सेलुलोज के ऊपर जितनी भी हम क्रिया करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, सर्दन ब्लॉटिंग कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सर्दन ब्लॉटिंग कहते हैं इस क्रिया को। तो सर्दन ब्लॉटिंग करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन सेलुलोज की परत होती है उसको आप इसके ऊपर डायरेक्ट इस प्रकार से चिपका सकते हैं। एक पतली मेम्ब्रेन होती है, ये झिल्ली होती है, ठीक है। लेते किस प्रकार से इसके ऊपर डीएनए, तो ये जो परत होती है ना उसको इस प्रकार से चिपकाते हैं। चिपकाकर अगर आप हटाएंगे तो इसको ये जो खंड होंगे वो किसके ऊपर आ जाएंगे, जो नाइट्रोजन सेलुलोज की झिल्ली होती है उसके ऊपर इस प्रकार से आपको व्यवस्थित दिखाई दे देंगे। फिर इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, प्रोब डालते हैं। प्रोब से फिर क्या होता है, संकरण की क्रिया होती है, ठीक है। आया होगा आपको समझ में, कंफ्यूज मत होइए। देखिए ये एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसके ऊपर इसको हमने चिपकाया, किसको, नाइट्रोजन सेलुलोज की झिल्ली को। और मान लीजिए इस प्रकार से इसको हम चिपकाते हैं, तो मान लीजिए खंड इसके ऊपर क्या आ गए, वापस चिपक के इसके ऊपर की ओर आ गई है यहाँ पर। फिर इसको पूरा वैसा रखेंगे तो देखिए इसके ऊपर इसकी क्या आ जाएगी, प्रति आ जाएगी। मतलब ये जो डीएनए के जो खंड है वो हूबहू इसी क्रम के ऊपर किसके ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, नाइट्रोजन सेलुलोज की परत के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। फिर प्रोब डालते हैं, प्रोब से जब संकरित हो गया, पेरेंट फर्स्ट के डीएनए ज़्यादा संकरित हो रहे हैं बच्चे के साथ, तो और पेरेंट सेकंड के डीएनए बच्चे के साथ संकरित नहीं हुए, तो दंपत्ति कौन हुई, इसकी पेरेंट फर्स्ट हुई।
ठीक है। इसी प्रकार से किसी अपराधी को पकड़ने के लिए, मान लीजिए अपराधी घटना स्थल से अपने को ये वाले डीएनए प्राप्त हुए हैं और दो व्यक्तियों को अपने पास अपने ने क्या किया है, शक किया दो व्यक्तियों के ऊपर, तो पहले व्यक्ति का डीएनए यहाँ पर लेंगे, दूसरे व्यक्ति का डीएनए यहाँ पर लेंगे, जिसका भी मैच कर गया मान लीजिए वो क्या होगा, अपराधी होगा। ठीक है, तो ये थी अपनी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिद्धांत है। इसके ऊपर VNTRS के ऊपर कार्य करती है, क्योंकि 99% तो सेम होता है, परंतु जो 1% सीक्वेंस होता है वो प्रत्येक जीव के अंदर क्या होता है, भिन्न होता है। बाद में तकनीक के अंदर कोई भी हमें सोर्स चाहिए, पहले डीएनए को निकालने के लिए डीएनए को निकालेंगे अपकेंद्रण विधि से, फिर उसके अगर मान लीजिए सोर्स कम है तो उसको हम क्या करेंगे, PCR के द्वारा उसकी मात्रा बढ़ाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ाएंगे। और ये जो डीएनए होता है इसको रेसिप्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे खंडों में काट लेते हैं। खंडों में काटने के बाद में इसको हम किस में लेते हैं, एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के अंदर एगेरोज जेल की जो स्लाइड होती है उसके ऊपर लेते हैं, और इसके एगेरोज जेल की जो स्लाइड होती है उसके ऊपर हम डालते हैं इथीरियम ब्रोमाइड, जिससे ये क्या हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं। एगेरोज जेल में हम करते क्या है, यहाँ पर ये इसका पॉजिटिव सिरा होता है, यहाँ पर नेगेटिव सिरा होता है, जिसके इसके बाहर की तरफ एक प्लेट और होती है जिसमें आयन होते हैं। फिर डीएनए अपने खंडों की लंबाई के अनुसार क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, फिर इससे हम क्या लेते हैं, नाइट्रोजन सेलुलोज परत के ऊपर इस क्रम को लेते हैं और उसके ऊपर हम क्या डालते हैं, प्रोब, और प्रोब डालने के बाद जब ये संकरित हो जाएंगे और इसके ऊपर आप एक्स किरणें डालेंगे तो आपको यहाँ पर जो संकरित जो डीएनए वो चमकते हुए दिखाई देंगे, और जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये डीएनए इस व्यक्ति के साथ क्या कर चुका है, मैच कर चुका है। तो ये थी अपनी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक। आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।